गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अर्थशास्त्र से अध्याय 1 विकास यानी डेवलपमेंट से आपका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन आपका भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावना हो सकती है। यानी भारत के अंदर जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, चाहे वो भारत या विश्व हो। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो परंपरागत स्रोत और दूसरे गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, उपले, ये क्या है, परंपरागत स्रोत हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ज्वार व लहरें, भू तापीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत स्रोत के एग्जाम्पल हैं। तो ये हैं हमारे ऊर्जा के स्रोत। अब क्या है, यहाँ पर आगे पूछा गया है कि अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावना हो सकती है। यानी जो ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं इनके भंडार क्या संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं ये भंडार, यानी कुछ समय के पश्चात ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इनके समाप्त होने के पश्चात हमारे पास सिर्फ केवल एक ही विकल्प बचेगा। वो विकल्प क्या होगा, गैर परंपरागत स्रोत। तो यहाँ तक मार्क किया गया है आपको ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ तक लिखोगे। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीयता का विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे। यानी इसका कहने का मतलब है कि संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना ताकि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि हमने विषयों को अपने पुरखों से पुरखों यानी पूर्वजों से अमानत से नहीं लिया, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यानी कहने का मतलब है हमें क्या है, अपने बच्चों जो हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो किससे, जो हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ से प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका जो हिस्सा है उस हिस्से में से हम प्रयोग कर रहे हैं। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। यानी कहने का मतलब है कि संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका प्रयोग कर सकें और निरंतर विकास हो सकें। जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन व आय की असमानताएं खत्म नहीं होती तथा आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित नहीं रहता, यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण संतुलन भी बनाए रहना जरूरी है और जो ये असमानताएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, धन व आय की जो असमानता, ये जब तक बनी हुई हैं तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है और साथ में जो ये असमानताएं ये भी नहीं होनी चाहिए। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हम लिखेंगे। इसके बाद हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो धारणीय क्षमता है वो महत्वपूर्ण क्यों है। तीव्र औद्योगिकरण, यानी जो औद्योगिकरण है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। वह आर्थिक वृद्धि के उद्देश्यों से प्राकृतिक साधनों का तीव्रता से ह्रास हुआ है, यानी उसको नष्ट किया जा रहा है। प्राकृतिक साधनों को नष्ट किया जा रहा है। प्राकृतिक साधन सीमित मात्रा में होने के कारण इनके दुरुपयोग से भविष्य में विश्व के देश खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए ही धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसके बाद नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है आप उसको नहीं करोगे। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास से देखे हों। यानी पर्यावरण ह्रास के क्या कारण हैं। पर्यावरण ह्रास है या पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण है या पर्यावरण जो संतुलन जो बिगड़ रहा है उसके प्रमुख कारण क्या है। इसमें हम नॉर्मली पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो इसके अंदर हम जल प्रदूषण की बातें, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, यानी ये सभी बातें इसके अंदर शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसके कारण होता है, पेड़ पौधों की अधिक कटाई, जल स्रोतों के अंदर वेस्टेज है, जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको डालना, मरे हुए पशु पक्षियों को जल स्रोत के अंदर डालना, ये पर्यावरण में गिरावट के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ ये तालिका को आपको समझना है। ये क्वेश्चन है, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद यानी वस्तु जरूरत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर और कौन सा देश है सबसे नीचे। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये विभिन्न जो देश दिए गए हैं, श्रीलंका है, प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में क्या है 4,390 है, भारत 3,139 है, म्यांमार 1,027 है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से एशिया महाद्वीप यानी हमारा जो पड़ोसी देश है वो सबसे ऊपर कौन है, श्रीलंका है। कितनी है प्रति व्यक्ति आय, 4,390 अमेरिकी डॉलर। यदि सबसे कम पूछता है तो कि वो क्या है, म्यांमार है, वो क्या है 1,027 है। तो कई बार नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीचे तालिका दिखाई भी गई है, प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और म्यांमार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। जन्म के समय आयु संभावित, इस इकाई में भी श्रीलंका सबसे ऊपर है और म्यांमार सबसे अधिक है। आप सभी को पता है कि ये जो अप डाउन होता है इसका प्रमुख कारण है लोगों के अंदर जागरूकता और शिक्षा का प्रसार है। यदि ये बातें देखें तो जिस देश के अंदर शिक्षा का प्रसार होगा, लोग जागरूक होंगे, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, आयु संरचना है वो भी अधिक होगी, जो औसत आयु हो वो भी अधिक होगी, जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर कम होगी। तो ये सभी की सभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साक्षरता के ऊपर। साक्षरता यदि है, व्यक्ति साक्षर हैं तो वो स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्वस्थ रहने के लिए किन किन गतिविधियों क्या क्रियाकलाप होते हैं उनको करना होता है। तो इसके बाद साक्षरता दर की बात है। साक्षरता दर में श्रीलंका सबसे ऊपर है और पाकिस्तान व नेपाल सबसे नीचे हैं। तो आपको हर पॉइंट्स के ऊपर देखा कि इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा तो साक्षरता दर कहाँ है, उसका कारण क्या है श्रीलंका में कि साक्षरता वहाँ पर ज़्यादा है। सकल नामांकन अनुपात, यहाँ भी श्रीलंका सबसे ऊपर है, पाकिस्तान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक, इसमें श्रीलंका सबसे ऊपर है और नेपाल सबसे नीचे है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे जो आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं। तो आज आपका जो क्वेश्चन थे अभ्यास के लेसन 1 से वो कंप्लीट होते हैं। तो कल हम इससे जो क्वेश्चन करेंगे वो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे इसी लेसन से। वो क्वेश्चन लगभग डिपेंड करते हैं इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर। जिसने अभ्यास के जो क्वेश्चन कर लेता है तो उसको ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो आपको ये जो क्वेश्चन जो करवाए गए हैं वो ध्यान से करने हैं। थैंक्स, हैव ए गुड डे।